हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में बात करेंगे एक और अन्य बेहतरीन क्वेश्चन पेपर पर, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे हिंदी और सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान के से संबंधित क्वेश्चनों पर। तो दोस्तों, चूंकि 19 जनवरी को जो है कनिष्ठ सहायक का पेपर है, तो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर होने वाला है, इसलिए बिना स्किप किए आप इसको बिल्कुल प्रिपेयर कीजिएगा। साथ ही यह जो है आपका प्रवक्ता स्क्रीनिंग, पीसीएस फ्री, व्यक्तिगत सहायक से संबंधित सभी प्रकार के एग्जाम्स के लिए जिसमें कॉमन पेपर आता है, उन सभी के लिए ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर होने वाला है। तो दोस्तों, बिना स्किप किए आप पूरी क्लास को जरूर वॉच कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको लगातार इसी प्रकार की क्लासेस हमारे द्वारा देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, बिना देरी करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, अग्नि परीक्षा देना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो दोस्तों, अग्नि परीक्षा देने जो मुहावरा है, इसका अर्थ होता है साहसपूर्वक सामना करना। यानी किसी भी चीज़ का अगर हम साहसपूर्वक सामना कर रहे हैं तो उसको कहा जाता है अग्नि परीक्षा देना। ठीक है दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन पेपर बहुत महत्वपूर्ण है और साथ ही आपका एग्ज़ाम बहुत नियरेस्ट है, इसलिए हम सीधे सही आंसर पे ही यहाँ पर डिस्कशन करेंगे दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल छोटा करना। दिल छोटा करना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो दोस्तों, दिल छोटा करने का मतलब होता है हतोत्साहित हो जाना, यानी कि कहीं न कहीं अपने मन में घबराहट पैदा हो जाना, यानी कि हतोत्साहित हो जाना, यानी कि जो है कहीं न कहीं हिम्मत टूट जाना। ठीक है दोस्तों, इसको कहते हैं दिल छोटा करना। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, संदेहवाचक वाक्य का दूसरा नाम क्या है। तो जिसमें संदेह की स्थिति होती है, संदेहवाचक वाक्य का दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों, वो होता है विधिवाचक। क्या होता है दोस्तों, विधिवाचक भी इसको कहा जाता है, संदेहवाचक वाक्य को। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, पदबंध के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों, जो पदबंध है, पदबंध के कितने प्रकार होते हैं। पदबंध के होते हैं दोस्तों 5 प्रकार के। कितने प्रकार के पदबंध होते हैं दोस्तों, 5 प्रकार के पदबंध होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है। तो कौन सा वाक्य इनमें से संयुक्त वाक्य है दोस्तों, वह घर जाता है और खाकर आता है। तो दोस्तों, ये संयुक्त वाक्य है, क्योंकि इसमें से जो है वह घर जाता है और खाकर आता है, यानी कि अगर इसमें अलग अलग वाक्य होता है, वह घर जाता है और फिर खाना खाकर वापस आता है, ऐसा कुछ होता। बट यहाँ पर इसमें वाक्य संयुक्त रूप में है, वह घर जाता है और खाकर आ जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, कृपया जाएं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक निशान लगा हुआ है, तो यही निशान इसका प्रश्न को पूरा करेगा। यह कैसा वाक्य है, कृपया जाएं, कृपया जाएं, यह कैसा वाक्य है। तो दोस्तों, यह है अनुरोधवाचक वाक्य। किस प्रकार का वाक्य है, यह है अनुरोधवाचक वाक्य है दोस्तों, कृपया जाएं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, परिश्रम के बिना फल नहीं मिलता। इसमें बिना क्या है। तो दोस्तों, बिना किस प्रकार का शब्द है, परिश्रम के बिना फल नहीं मिलता। तो इसमें जो बिना है वह है क्रिया विशेषण शब्द। कैसा शब्द है, क्रिया विशेषण शब्द है दोस्तों, बिना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, माँ रात भर जागती रही, मैं भर कौन सा निपात है। तो दोस्तों, माँ रात भर जागती रही, इसमें भर कौन सा निपात है। तो इसमें यह है बलदायक। कैसा निपात है दोस्तों, यह है बलदायक। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह खाता होगा। वह खाता होगा, इस वाक्य की क्रिया किस काल की है। तो दोस्तों, वह खाता होगा तो किस प्रकार के वाक्य है, क्योंकि ये एक संदिग्ध वर्तमान है, यानी कि खाता होगा वैसे तो वर्तमान की स्थिति भी है, बट एक प्रकार की संदिग्ध वर्तमान है दोस्तों। ठीक है ना, क्योंकि पूरी तरीके से कंफर्म भी नहीं है कि वो खाना खा रहा है नहीं खा रहा है, बट खाता होगा ये इमेजिन किया जा रहा है, तो इसलिए इस प्रकार से ये एक प्रकार का संदिग्ध वर्तमान कहलाता है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, बात से नाम धातु बनेगा।
तो दोस्तों बात से नाम धातु बनेगा, क्या नाम क्या बनेगा? बात से बनेगा दोस्तों बतियाना। क्या बनेगा? बात से बतियाना जो है बनेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेघ बरसने लगे में किस तरह की क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो मेघ बरसने लगे, इसमें किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग हुआ है? इसमें हुआ है दोस्तों संयुक्त क्रिया की। किस प्रकार की? इसमें हुआ है दोस्तों मेघ बरसने लगे में संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय या खाए बोराय नर या पाए बोराय। तो उपरोक्त में कौन सा अलंकार है दोस्तों? तो इसमें दोस्तों है यमक अलंकार। किस प्रकार का अलंकार है? यमक अलंकार इसके अंतर्गत है। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय या खाए बोराय नर या पाए बोराय। इसमें कैसा अलंकार? यमक अलंकार है दोस्तों। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में डिक्टो यही क्वेश्चन भी आ जाता है दोस्तों, इसलिए आप बिल्कुल इसको प्रिपेयर करके चलेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो अगर हम बात करें यहाँ पर अलंकार की, तो यहाँ पर दोस्तों होता है रूपक अलंकार। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है दोस्तों रूपक अलंकार है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो व्याकरण द्वारा सिद्ध न हो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो जो व्याकरण द्वारा सिद्ध ना हो उसके लिए एक शब्द है अपभ्रंश। क्या है दोस्तों? अपभ्रंश। जिसको व्याकरण के द्वारा भी सिद्ध नहीं किया जा सकता उसको कहते हैं दोस्तों अपभ्रंश कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाथ की लिखी पुस्तक या मसौदे के लिए एक शब्द है। तो दोस्तों जो पुस्तक को हाथ से लिखा गया हो, यानी कि हस्तलिखित जो हो या मसौदा जो हो, उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? उसको कहा जाता है दोस्तों पांडुलिपि। क्या कहा जाता है? पांडुलिपि। हाथ से लिखी हुई पुस्तक या मसौदे को किस नाम से जाना जाता है? इसको कहा जाता है पांडुलिपि। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, चूहा का पर्यायवाची शब्द है। तो चूहा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है दोस्तों? चूहा का पर्यायवाची होता है आखू। क्या होता है दोस्तों? आखू होता है। ठीक है, बाकी खग भी नहीं होता, रजनीचर भी नहीं होता। ठीक है, खग पक्षी का होता है और रजनीचर दोस्तों आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर चूहा का पर्यायवाची शब्द क्या है? खाकू। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्मरण का विलोम शब्द क्या है? तो स्मरण का विलोम शब्द क्या होता है? स्मरण का अपोजिट होगा दोस्तों विस्मरण। क्या होगा? विस्मरण। ठीक है, तो स्मरण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विस्मरण होगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न में की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए बिल्कुल तैयार करके चलना। कवि का स्त्रीलिंग रूप है कवयित्री। क्या होता है दोस्तों? कवयित्री। तो यहाँ पर कवयित्री यहाँ भी लिखा है, ये भी रॉन्ग है। कवित्री बिल्कुल रॉन्ग है, कवियत्री बिल्कुल रॉन्ग है। तो इसका जो सही रूप है दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, वो होता है कवयित्री। ठीक है, कवयित्री। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कवियित्री लिख दिया इन्होंने, अदरवाइज ये जो है कवयित्री होता है दोस्तों। क्या होता है? कवयित्री। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर अशुद्ध रूप हो गया मात्रा के हिसाब से। तो इसको अगर हम देखें तो ये होता है दोस्तों कवित्री। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है आपका इसका शुद्ध रूप होगा। ठीक है, कवित्री। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, आयुष्मान का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो आयुष्मान का स्त्रीलिंग रूप होता है आयुष्मती। क्या होता है दोस्तों? आयुष्मती जो है आयुष्मान का स्त्रीलिंग रूप होता है। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, चतुर्भुज में कौन सा समास है? दोस्तों चतुर्भुज आपको पता है कि इसमें चार भुजाओं यानी कि संख्याओं का ज्ञान हो रहा है, तो इसलिए इसमें जो है आपका बहुब्रीहि समास होता है। कौन सा समास? बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि चतुर्भुज का मतलब चार भुजाओं का समूह। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कौन सा समास होगा? यहाँ पर होगा बहुब्रीहि समास।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तलवे चाटना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो तलवे चाटना जो मुहावरा होता है इसका अर्थ होता है दोस्तों बेहद खुशामद करना। अगर आप बहुत ज़्यादा किसी की खुशामद करते हैं तो उसका मतलब बन जाता है तलवे चाटना, तो इसका उसको मुहावरे बन जाता है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, पानी पानी होना। तो पानी पानी होना मुहावरे का क्या अर्थ है दोस्तों? पानी पानी होने का मतलब होता है बहुत ज़्यादा लज्जित हो जाना। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा लज्जा अगर हो जाती है तो उसको बोलते हैं पानी पानी होना, तो यह मुहावरे का यूज किया जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें अगर हम बात करें शुद्ध वाक्य की तो कौन सा है? वो है आपका बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है। ठीक है दोस्तों, बंदूक क्या है? एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है। बाकी बंदूकें एक बहुत उपयोगी अस्त्र हैं, बिल्कुल शस्त्र तो नहीं होता बंदूक। ठीक है, तो यहाँ शस्त्र अशुद्ध हो गया। उपयोगी शस्त्र केवल बंदूक है, ये बिल्कुल गलत है। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो नहीं है, बट बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है। ठीक है, तो ये वाक्य सही होगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें शुद्ध वाक्य क्या है दोस्तों? देखिए, आपको इसमें बताते हैं, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी। और कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी गलत, रेलवे ने कई गिरफ्तारी की बिल्कुल गलत। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंत का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो दोस्तों जो अंत है इसका विपरीत क्या होता है? अंत का होता है आदि। तो आदि का होता है दोस्तों अंत, तो अंत का क्या हो जाएगा? आदि हो जाएगा दोस्तों। आदि और अंत एक दूसरे क्या है? विपरीतार्थक शब्द होते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न राष्ट्रीय उद्यानों एवं संबंधित स्थानों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बात करते हैं अगर राष्ट्रीय गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, तो इसका सम्मेलन उत्तरकाशी बिल्कुल सही है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान इसका चमोली बिल्कुल सही है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों चमोली में नहीं है, तो ये जो है गलत यहाँ पर सम्मिलित किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है ये आप जानते होंगे क्योंकि आप अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसलिए कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है, सूची ए का सूची दो से मिलान कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें जो इनकी ऊंचाई और पर्वत शिखरों की बात पूछी बताई गई है, तो बहुत महत्वपूर्ण ये होने वाला है। तो इसमें देखिए दोस्तों, सबसे पहले आता है नंदा देवी। तो नंदा देवी पर्वत शिखर जो है दोस्तों, इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है दोस्तों आपके 7,817 मीटर। 7,817 मीटर इसकी ऊंचाई है दोस्तों। इसके अलावा दूसरे नंबर पर आता है आपका जो कामेट है दोस्तों। कामेट की ऊंचाई है दोस्तों आपकी 7,756 मीटर। कितनी है? 7,756 है। उसके अलावा पंचाचूली जो है दोस्तों, वो पर्वत जो है 6,904 मीटर ऊंचाई का है। उसके अलावा जो केदारनाथ है दोस्तों, केदारनाथ की जो ऊंचाई है दोस्तों वह है आपकी 6,945 मीटर। कितनी है? 6,945। तो इस हिसाब से देखें तो नंदा देवी इसमें सबसे हाईएस्ट है दोस्तों 7,817। और उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है कामेट। तो कामेट की जो ऊंचाई है दोस्तों वह है 7,756। और उसके बाद तीसरा पंचाचूली 6,904। और केदारनाथ की 6,945। तो केदारनाथ ज़्यादा ऊंचाई पर है पंचाचूली से। ठीक है दोस्तों, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का म्यूजियम है वह है आपका काला ढूंगी में। कहाँ है दोस्तों? काला ढूंगी में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क म्यूजियम। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिव प्रसाद डबराल यानी कि चारण कौन थे? तो शिव प्रसाद डबराल कौन थे दोस्तों? शिव प्रसाद डबराल एक इतिहासकार रहे हैं। क्या रहे हैं दोस्तों? एक इतिहासकार रहे हैं शिव प्रसाद डबराल।
बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, किस वर्ष को साइमन कमीशन का गठन हुआ था? तो साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था आपका 1927 में। कब हुआ था? 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था। ठीक है दोस्तों। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, शराब न पिएं न पिलाएं और ना ही इसके उत्पादन करें, निम्न में से किसका कथन था? तो दोस्तों, शराब न पिलाएं न पिएं ये और ना ही उत्पादन करें, यह किसका कथन था? ये था श्री नारायण गुरु का ये कथन था दोस्तों, कि शराब न पिएं न पिलाएं और ना ही उसका उत्पादन करें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जाति मीमांसा के लेखक कौन है? तो जाति मीमांसा के लेखक कौन है दोस्तों? ये हैं श्री नारायण गुरु। कौन है दोस्तों जाति मीमांसा के लेखक? श्री नारायण गुरु हैं, और जिन्होंने ये कहा था, शराब न पिए न पिलाएं और नहीं उसकी आदत डालें। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, अकबर ने फरजंद की उपाधि किसे दी थी? तो अकबर ने फरजंद की उपाधि किसे दी थी दोस्तों? वो दी थी राजा मानसिंह को। किसको दी थी अकबर ने फरजंद की उपाधि? ये दी थी राजा मान सिंह को। किसको दी थी? राजा मान सिंह को दी थी दोस्तों। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। महावीर ने किस भाषा में अपना प्रवचन दिया था? तो महावीर स्वामी ने किस भाषा में अपना प्रवचन दिया था दोस्तों? वो दिया था अर्ध मगधी भाषा में। किस भाषा में? अर्ध मगधी भाषा में महावीर ने अपना प्रवचन दिया था दोस्तों। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, विष्टि शब्द का क्या अर्थ होता है? तो विष्टि का क्या अर्थ है दोस्तों? विष्टि का अर्थ होता है बलात् श्रम। ठीक है दोस्तों, बलात् श्रम को जो है वृष्टि कहा जाता है। तो आप इसको जरूर याद कर लें दोस्तों, ऐसे ही यूनिक क्वेश्चन कुछ ना कुछ अवश्य आते हैं एग्जाम में, तो इसको जरूर आप स्टडी करके चलेंगे। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम पदक किस वर्ष जो है ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम किस वर्ष भाग लिया था? तो दोस्तों, जब भारत ने ओलंपिक खेलों में सबसे पहले जब पार्टिसिपेट किया था, वो किया था सन 1900 में। कब किया था? 1900 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पेनाल्टी कॉर्नर किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों, खेल से संबंधित जो शब्दावली है उससे क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। तो पेनाल्टी कॉर्नर किस में आता है दोस्तों? ये आता है वॉलीबॉल में। वॉलीबॉल में पेनाल्टी कॉर्नर वर्ड का यूज होता है दोस्तों। ठीक है। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, लिबेरो खेल से संबंधित है। तो लिबेरो जो शब्द है दोस्तों, ये किस खेल से संबंधित है? यह है दोस्तों आपका वॉलीबॉल से संबंधित। किस संबंधित है? वॉलीबॉल से संबंधित। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश किसका स्रोत है? तो सूर्य का प्रकाश किसका स्रोत है दोस्तों? तो सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी मिलता है दोस्तों, इसलिए इसका ऑप्शन भी डी ही बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 26 जनवरी 1950 को। कब की गई थी दोस्तों? 26 जनवरी 1950 भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 1926 में किस परिषद यानी संस्था का विलय कांग्रेस में हो गया था? तो 1926 में जो संस्था कांग्रेस के अंतर्गत विलय हुई थी दोस्तों, वो थी कुमाऊं परिषद। तो उत्तराखंड में कुमाऊं परिषद की स्थापना की गई थी, और ये जो है फिर 1926 में इसका कांग्रेस में विलय हो गया था। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न कथन और कारक पर है दोस्तों। तो यहाँ पर आप समझें कि कथन है, कुछ अध्यापक विद्वान हैं, वे विज्ञान पढ़ाते हैं। ठीक है। तो ये तो फैक्ट है, कथन है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि दोस्तों, तर्क क्या दिया गया है? विज्ञान पढ़ाने वाला अध्यापक विद्वान है, या तर्क टू है, विज्ञान न पढ़ाने वाले कुछ अध्यापक विद्वान नहीं हैं। तो अब यहाँ पे बात करें तो अगर हम तर्क एक और दो की बात करें तो दो दोस्तों, विज्ञान पढ़ाने वाला अध्यापक विद्वान हैं, और विज्ञान न पढ़ाने वाले कुछ अध्यापक विद्वान नहीं हैं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट और सेकंड दोनों सशक्त हैं, यानी कि
अगर बात करें दोनों पॉइंट जो हैं अपनी-अपनी जगह पे सशक्त हैं, ठीक है? अलग-अलग सशक्त हैं, ठीक है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त प्रांत जो बाद में उत्तर प्रदेश के नाम से जाना गया, वह इसको क्या नाम दिया? यह नाम किसने दिया? ठीक है। जो संयुक्त प्रांत है जो बाद में उत्तर प्रदेश के नाम से जाना गया था, पहले ये संयुक्त प्रांत था, फिर उत्तर प्रदेश के नाम से जाना गया था। तो ये नाम उत्तर प्रदेश किसने दिया था? ये दिया था श्री गोविंद बल्लभ पंत ने। किसने दिया था? श्री गोविंद बल्लभ पंत ने इसे संयुक्त प्रांत को जो है उत्तर प्रदेश नाम दिया था दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपीय पर्वत नहीं है? तो इनमें से एक पर्वत ऐसा है जो महाद्वीपीय पर्वत नहीं है, बाकी सारे महाद्वीपीय हैं। तो दोस्तों जो एटलस पर्वत है, एटलस पर्वत महाद्वीपीय पर्वत में नहीं आता है। बाकी आपके जो महाद्वीपीय पर्वत हैं वो हिमालय पर्वत है, एंडीज पर्वत है और राकी पर्वत है, ठीक है। तो ये तीनों महाद्वीपीय पर्वत हैं, लेकिन एटलस पर्वत दोस्तों महाद्वीपीय पर्वत में नहीं गिना जाता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो भारत का राष्ट्रपति है वो वित्त आयोग का गठन करता है? तो दोस्तों वो है आपका अनुच्छेद 280 के तहत, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में दोस्तों। अगला प्रश्न है, 16 महाजनपदों का प्रथम जनपद था। तो दोस्तों जो 16 महाजनपद हैं उनमें से प्रथम जनपद कौन सा है? वह है आपका मगध। मगध 16 जनपदों महाजनपदों में प्रथम जनपद है जो 16 महाजनपदों में जाना जाता है, तो वह है मगध। कौन है दोस्तों? मगध। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, अनाई मुड़ी उच्चतम शिखर है। तो अनाई मुड़ी जो उच्चतम शिखर है वो जो है कहाँ का है? वह है दोस्तों पश्चिमी घाट का। ठीक है दोस्तों, कहाँ का? पश्चिमी घाट का उच्चतम शिखर है दोस्तों अनाई मुड़ी, ठीक है। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, स्थायी जमींदारी बंदोबस्त व्यवस्था के अनुसार भूमि का स्वामी था। तो दोस्तों जो स्थायी जमींदारी बंदोबस्त व्यवस्था है उसके अनुसार भूमि के स्वामी को क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था दोस्तों जमींदार। क्या कहा जाता है? जमींदार कहा जाता है दोस्तों। दोस्तों ये एग्ज़ाम जो आपका इंटर लेवल का है जो 19 तारीख को होना है कनिष्ठ सहायक का, तो उसमें इसी प्रकार के क्वेश्चनों की प्राथमिकता ज़्यादा देखने को मिलेगी। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको मेन बाउंड्री थ्रस्ट संरचनात्मक इकाई अलग करती है? तो दोस्तों किसको जो है मेन बाउंड्री थ्रस्ट यानी कि एमबीटी संरचनात्मक इकाई अलग करती है? तो वह है लघु हिमालय एवं शिवालिक को, ठीक है। लघु हिमालय और शिवालिक को दोस्तों मेन बाउंड्री थ्रस्ट यानी कि एमबीटी संरचनात्मक इकाई अलग करती है। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण में कौन सम्मिलित नहीं है? तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया में कौन सम्मिलित नहीं है दोस्तों? ये जो है सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश, सार्वजनिक क्षेत्र में इक्विटी का विनिवेश दोस्तों ये वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। इसके अलावा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का स्वतंत्र प्रवाह भी है, आयात शुल्कों में कटौती भी है और आयात लाइसेंसिंग की समाप्ति भी वैश्वीकरण में सम्मिलित होते हैं। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक वर्ड डॉक्यूमेंट्स में ईमेल मर्ज के लिए एक वैध डॉक्यूमेंट का प्रकार नहीं है? तो दोस्तों अगर हम वर्ड के अंदर एमएस वर्ड के अंतर्गत डॉक्यूमेंट्स मेल मर्ज के करते हैं तो कौन सा इसमें एक डॉक्यूमेंट का प्रकार नहीं है? तो वो नहीं है दोस्तों लीफ नाट। तो लीफ नाट जो है इसके अंतर्गत डॉक्यूमेंट का प्रकार नहीं है। बाकी फार्म लेटर्स भी है, एनवेलप्स भी है और मेलिंग वेलप्स भी दोस्तों ये मेल मर्ज के एक डॉक्यूमेंट्स के प्रकार हैं। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूनाइटेड प्रोविंसेस के बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन लखनऊ में पंजीकृत वैद्य थे। तो दोस्तों यूनाइटेड प्रोविंसेस के बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन लखनऊ में पंजीकृत वैद्य कौन थे? दोस्तों वो थे मोतीराम सनवाल। कौन थे? मोतीराम सनवाल दोस्तों यूनाइटेड प्रोविंसेस
और के बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन लखनऊ में पंजीकृत वैद्य थे। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिना स्किप किए इसको आप नोट कर लीजिएगा। गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है दोस्तों तीलू रौतेली को। तीलू रौतेली को दोस्तों गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क कहा जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड विधेयक लोकसभा में पारित हुआ। तो उत्तरांचल जो विधेयक था दोस्तों वो लोकसभा में कब पारित हुआ था? ये हुआ था 1 अगस्त सन 2000 को। तो उत्तरांचल जो विधेयक था वो लोकसभा में कब पारित हुआ? 1 अगस्त 2000 को। ठीक है, तो 9 नवंबर 2000 को फिर उत्तराखंड का गठन हुआ था और 1 अगस्त 2000 में उत्तरांचल विधेयक लोकसभा में पारित हुआ था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में दोस्तों। अगला प्रश्न है, टाइगर शब्द के कितने वर्ण एक ही स्थिति में रहेंगे यदि उन्हें वर्णमाला के बढ़ते क्रम में अवस्थित किया जाए? तो वर्णमाला के बढ़ते क्रम में अवस्थित करने की अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? पहले हमारे पास ABCDE, तो ई सबसे पहले आएगा दोस्तों, फिर FG, फिर जी आएगा, फिर आई आ जाएगा, फिर PQRST। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके स्पेलिंग्स यहाँ पर आ रही हैं। तो अगर हम बात करें तो उन्हें वर्णमाला के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर कौन सा अपनी जगह सेम जगह पर आएगा? तो दोस्तों पहले नंबर पर ई यहाँ आ रहा है बट यहाँ टी है, तो ये भी नहीं होगा। जी, यहाँ आई है, यहाँ आई है तो यहाँ जी है, यहाँ आर है तो यहाँ ई है, और यहाँ टी है तो यहाँ आर है। तो कोई भी एक भी वर्ण जो है अपनी पुरानी जगह पर नहीं आ रहा दोस्तों। ठीक है, तो ये सारे स्पेलिंग आगे पीछे होगी अगर हम वर्णमाला के सही क्रम में इनको रखें। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कोई भी वर्ण अपनी जगह पर नहीं आ पा रहा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल राज्य के प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष थे। तो उत्तरांचल राज्य के जो प्रथम निर्वाचित विधानसभा है उसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? वो थे दोस्तों यशपाल आर्य। कौन थे? यशपाल आर्य उत्तरांचल राज्य की प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष थे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती दोस्तों? कर्क रेखा दोस्तों उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती, बाकी त्रिपुरा से भी जाती है, छत्तीसगढ़ से भी जाती है, राजस्थान से भी जाती है। इसके लिए आपका कर्क रेखा से होकर गुजरने वाले राज्यों के नाम अगर हम बात करें तो मित्र पर गमछा झार, दोस्तों इसको आप याद रख सकते हैं। मित्र पर गमछा गमछा झार। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? मित्र पर गमछा झार। तो दोस्तों यहाँ ये सारे अक्षर जो हैं ये आपके पहले पहले उसके किसी भी शब्द के पहले अक्षर हैं। जैसे मे से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों ये मिलते हुए आपस में आगे बढ़ते रहेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर आपका, नरसिंह देव कत्यूरी ने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर से हटाकर स्थापित की। तो नरसिंह देव कत्यूरी ने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर से हटाकर कहाँ स्थापित की थी दोस्तों? ये की थी बैजनाथ में। कहाँ की थी? बैजनाथ में स्थापित की थी दोस्तों। नरसिंह देव कत्यूरी ने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर से हटाकर बैजनाथ में स्थापित की थी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये हो रहे हैं, इनको रिवाइज जरूर करें। निम्न में से उत्तराखंड के पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली अंतिम नदी है। तो दोस्तों पश्चिम से पूर्व की बहने वाली जो नदी है वो अंतिम नदी कौन सी है उत्तराखंड की? तो वह है दोस्तों आपका लधिया नदी। कौन सी नदी? लधिया नदी दोस्तों उत्तराखंड में पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली सबसे अंतिम नदी है। बढ़ेंगे दोस्तों इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों गोपेश्वर तथा बाड़ाहाट बाड़ाहाट के स्तंभ लेख हैं। तो गोपेश्वर और बाड़ाहाट के जो स्तंभ लेख हैं दोस्तों किस सदी के हैं? तो दोस्तों ये हैं 6वीं सदी ईस्वी के। ठीक है, तो कौन से सदी के हैं ये? 6वीं सदी ईस्वी के।
ठीक है, तो ये गोपेश्वर और बाड़ाहाट के जो स्तंभ लेख हैं दोस्तों, वो 6 सदी ईस्वी के ये जो है स्तंभ लेख हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्लास के महत्वपूर्ण 60 क्वेश्चन। तो इनको आप ज़रूर रिवाइज़ कर लीजिएगा और बिल्कुल कांस्टेंट होके आप इसको तैयारी कीजिए, अपनी पेपर की तैयारी कीजिए दोस्तों, बहुत अच्छे से आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाएँगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने भी कराए हैं, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमारे प्लेलिस्ट में सारे क्वेश्चन पेपर को रिवाइज़ कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो लगातार एक के बाद एक फटाफट इनको रिवाइज़ करके दोस्तों आप सुन लीजिए, सुनने से काफ़ी कुछ याद हो जाता है, तो आप इसको सुन लीजिएगा। अब चूँकि नोट्स बनाने का टाइम अब नहीं है, 2 दिन आपके पास शेष हैं, इसलिए आप अपनी तैयारी को कंप्लीट कर लीजिएगा। और साथ ही दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाकर और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे इसी प्रकार के लगातार क्लासेस और इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस की जानकारी आपको लगातार देखने को मिलेगी। तो इन्हीं सभी बातों के साथ दोस्तों मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ। तो नेक्स्ट हमारी जो क्लास रहेगी उसमें हम करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे, जिसको आप ज़रूर रिवाइज कर लेंगे। इन्हीं सभी बातों के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।